हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस की टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ध्यान देना। इससे पहले मैंने 3 टेस्ट सीरीज सोल्व करवा दी। देखो साथियों, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये हेड मास्टर में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे सारे आया पिछली विगत जितनी परीक्षाएं उनमें आए हुए प्रश्न में, और लेटेस्ट, ध्यान देना, लेटेस्ट प्रश्नों को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। साथियों देख लो, ये तो लेटेस्ट प्रश्नों को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। साथियों, इन प्रश्न की मैं व्याख्या भी करूंगा। इसका मतलब आप 10 में 40 प्रश्न सोल्व कर पाओगे, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न क्या है, देखो। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग का मतलब होता है साथियों हिरण, और तृष्णा का मतलब होता है उसका तड़पना। साथियों होता है क्या, पहले मैं आपको बता दूं। देखो पहले तो हम इसको देख लेते। देखो, अपवर्तन का किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का और विवर्तन का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। साथियों क्या होता है, मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। देखो, मान लो ये जो क्या है, हमारी सतह है, ये यह सतह है, और यहाँ पे हिरण बैठा। देखो ये हिरण है। तो साथियों ध्यान देना, यहाँ पे प्रकाश की किरण आई और टकरा के इसके पास आ गई। तो साथियों ध्यान देना, परावर्तन का मतलब, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब, जितना प्रकाश यहाँ पे आया 100% प्रकाश परावर्तित होकर इसकी आंखों में आ जाता है। साथ में इससे यहाँ पे क्या है, चमकीली सतह दिखाई देती है। और ये हिरण क्या समझता है यहाँ पे, कि यहाँ पे पानी होगा। जैसे साथ में यहाँ पे जाता है तो इसको पानी वानी दिखाई नहीं देता। फिर इसको कुछ दूर इधर, इधर क्या साथ में, इधर चमक दिखाई देती है। तो फिर दौड़ के इधर जाता है, फिर ऐसे ऐसे दौड़ता रहता है साथियों पूरे दिन भर। मतलब रेगिस्तान में क्या होता है कि ये हिरण दौड़ता रहता है इधर उधर, ऐसे ऐसे दौड़ते रहता है, जिससे क्या है साथियों, इसके पानी में जो, मतलब शरीर में जो पानी होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। और ये क्या है कि बहुत तड़प तड़प के इसको मरना पड़ता है लास्ट में। इसलिए साथियों इसको मृग तृष्णा का उदाहरण दिया गया है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। साथियों ध्यान देना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है, ये कोई मेरी सतह है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ये इसका अभिलंब है। तो साथियों ध्यान देना, 100% प्रकाश क्या हो, जैसे कि ये सतह बिल्कुल भी अवशोषित न करे, और 100% प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। 100%, अगर 100% 100% इसको परावर्तित कर देती है तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं साथियों। और इसमें हमें सतह क्या दिखाई देती है, चमकीली सतह दिखाई देती है साथियों। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको समझ में आया होगा। अब फिर आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि अपवर्तन क्या होता है साथ। तो ध्यान देना, अपवर्तन क्या होता है साथियों, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। तो वो माध्यम की जो सतह होती है ना, इससे प्रकाश की किरण क्या होती है, जैसे कि मान लो कि मैं बता दूं आपको, यहाँ से मैं बता दूं, एक तो माध्यम ये है, ये पहला माध्यम है मेरा, और ये दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से, देखो इस माध्यम से आ रही है, ये माध्यम की सतह है। इससे मान लो क्या होता है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। देखो जाने तो कहाँ चाहिए, वो इधर इधर जानी चाहिए, लेकिन इधर आ जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं साथियों, इससे प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, क्या अपवर्तन के भी कोई उदाहरण है? तो बिल्कुल, अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण है साथियों। अपवर्तन के उदाहरण है, देखो पहला उदाहरण है इसका, आकाश में तारों का टिमटिमाना। अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। पानी से भरा पात्र ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पानी के पात्र में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सूर्यास्त और सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना। ये सब उदाहरण साथियों अपवर्तन के हैं। अपवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथियों ध्यान देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है साथियों। सॉरी, इंद्रधनुष का क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा की घटना घटती है साथियों। मृग तृष्णा मैंने बता दिया आपको, जैसे हिरण का क्या होता, पानी के लिए तड़पना। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताऊं मैं साथियों, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और मैं बता दूं आपको, पानी में रखी परख नली जो होती है ना, परख नली का चमकीला दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। फिर मैं आपको बता दूं, कांच का चटका हुआ भाग, जैसे थोड़ा कांच फूटा हुआ है ना, फूटा हुए कांच से बहुत सारे रंगीन प्रतिबिंब का दिखाई देना, ये भी इसका ही उदाहरण है। पानी में हवा का, पानी जो है ना, मतलब ध्यान रखना, पानी का बुलबुला यदि हवा में चला गया और उससे जो पूर्ण प्रकाश अगर गुजर जाए ना, तो वो हमें बहुत चमकीला दिखाई देगा, ये भी किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये सभी, ये विक्षेपण क्या होता है। तो साथ में ध्यान देना, विक्षेपण क्या होता है। विक्षेपण का मतलब होता है कि प्रकाश का जो, प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसको किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो 7 रंगों में विभाजित हो जाए। मतलब प्रकाश का जो श्वेत रंग है ये, और आपने इसको किसी प्रिज्म से गुजार दिया तो 7 रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है साथियों, विक्षेपण कहलाती है। अब आप सोच रहे हो कि विक्षेपण का भी कोई उदाहरण है, तो बिल्कुल है। क्या उदाहरण है इसका, इंद्रधनुष का बनना।
साथियों ध्यान देना, इंद्रधनुष का बनना विक्षेपण के कारण ही संभव हो पाता है, इंद्रधनुष का बनना। अब आप सोच रहे होंगे फिर साहब विवर्तन क्या होता है। साथियों ध्यान देना, प्रकाश की किरण यहाँ से देखो ऐसे जा रही है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और यहाँ पे कोई अवरोध आ जाता है मान लो, तो प्रकाश की किरण इस अवरोध से मुड़ के ऐसे चली जाती है ना वापस, तो मतलब थोड़ी सी अवरोध से मुल्ड, मतलब प्रकाश की किरण का अपने पथ से मुड़ना, मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन। तो साथियों विवर्तन भी आपको समझ में आ गया होगा कि विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन। साथियों समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान देना साथियों, विवर्तन के लिए ये शर्त है कि प्रकाश के मार्ग में रखा गया अवरोध बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी जाके देखो हमारी परछाई जो बनती है ना, वो विवर्तन के कारण बनती है साथियों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मैंने इसकी व्याख्या कर दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मृग तृष्णा का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश का उसके गए घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। साथियों वही बात अभी मैंने जो ऊपर बोली वही नीचे नीचे वाला प्रश्न आ गया। देखो हमारी व्याख्या से डायरेक्ट, हमारी व्याख्या से प्रश्न उठ के यहाँ आ गया साथियों। क्या बोल रहा है ये, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। साथियों प्रकाश है, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। तो साथियों ध्यान, पहला ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखो परावर्तन तो नहीं कह सकते हम इसको, ये भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि प्रकाश को किसी परिज्म से गुजारने पर वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने और आ चुका है साथियों, तीसरा प्रश्न आ चुका है। देखो ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के, मतलब सूर्य की रोशनी से बनाता है। साथियों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा, पहले आप मेरे को बताओ। देखो वर्ण विक्षेप होगा, परावर्तन होगा, ध्रुवण होगा, व्यतिकरण होगा। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होगा साथियों इसका आंसर। परावर्तन मैंने बता दिया। विवर्तन क्या होता है साथियों, विवर्तन ये एक अलग घटना होती है, प्रकाश को जब हम किसी अलग अलग प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसके घटक को क्या हो जाते हैं, चुंबकीय घटक और विद्युत घटक के अलग अलग हो जाते हैं ना, उनको बोलते हैं व्यतिकरण। साथियों क्या है ना, दो प्रकाश की किरण जब अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न भी है। देखो एक एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट तय की है, हमें 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। देखो पहला ऑप्शन है 6 फीट, 4.5 फीट, 7.5 फीट, 3 फीट। तो साथियों ध्यान देना, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, पहले आप मेरे को उत्तर बता दो, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, पहले मैं व्याख्या करूँ। देखो एक आदमी अगर 10 फीट का है, मान लो एक आदमी कितना है साथियों, 10 फीट का है, और उसे अपनी पूरी लंबाई देखनी, मतलब दर्पण में उसको पूरा दिखना है ना, तो उसको 10 का आधा चाहिए, यानी 5 चाहिए उसको। क्या चाहिए साथियों, 5 चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारी जो हाइट है, अगर एच लंबाई का आदमी है तो उसको h/2 दर्पण चाहिए। तो साथियों ध्यान देना, 6 फीट का आदमी है, 6 फीट का, साथियों ध्यान देना 6 फीट का आदमी है। देखो 6 फीट का आदमी है तो 6 में 2 का भाग दो, कितना जाएगा, 3 फीट। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 3। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साथियों मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है, पांचवा प्रश्न। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसा आपका। साथियों ध्यान देना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे तो क्या कर दो, आप दायां कर दो, यहाँ पे तो क्या कर दो, दायां, और यहाँ पे कर दो बायां, बस ये आपको करना है और कुछ भी नहीं करना रहता है, इसमें उल्टा करना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखो पहला क्या दे रखा आपने, दायां कान, तो दायां कान एक तो इसमें, और दायां हाथ, नहीं दाएं नहीं बायां आएगा, ये गलत कट गया है यहाँ पे, ये कट जाएगा। देखो बायां आएगा नहीं, बायां कान आएगा नहीं, बायां कान आएगा नहीं, दायां कान बायां हाथ, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, देखो लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। साथियों ध्यान देना, पढ़ना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों पढ़, ठीक है ना साथियों। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता साथियों, तो बताओ, आप खुद बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है ना, तो इधर ध्यान देना, कांच का, पानी का, मिट्टी का, प्लास्टिक का। देखो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आप आराम से इसका उत्तर दे दोगे साथियों, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, मिट्टी का। आप लेंस बना रहे हो तो मिट्टी तो कुछ काम में आने वाली है नहीं, कांच चाहिएगा, उसमें पानी चाहिएगा, प्लास्टिक चाहिएगा, लेकिन ये नहीं चाहिए मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है साथियों, ये आ गया है। वक्रता, देखो साथियों ध्यान देना, वक्रता केंद्र और वक्र पृष्ठ के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है साथियों। ये
देखो यहाँ पे बनाता हूँ, ये तो हो गया मेरा क्या वक्रता, ये वक्रता पृष्ठ हो गया साथियों, ये तो मेरा वक्रता पृष्ठ हो गया। और ध्यान देना इस रेखा की बात करें, ये केंद्र है मेरा, इसको जोड़ने वाली ये रेखा क्या कहलाती है, ये आप खुद बताओ, फोकस कहलाएगी क्या, नहीं। तो क्या केंद्र बिंदु कहलाएगी, नहीं। वक्रता क्या कहलाएगी, नहीं। तो क्या कहलाती है साथियों, ये मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों पेज से अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल दर्पण समतल सतह सॉरी परावर्ती समतल सतह पर सतह के 756 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना, इसको समझना। देखो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे मैं जिसका फोटो बना रहा हूँ, देखो ये मैंने फोटो बनाया। अब ये बताना, एक प्रकाश की किरण है ना, ये क्या बनाई मैंने, प्रकाश की, देखो ये प्रकाश की किरण बना दी मैंने, ये आई मेरे पास क्या, प्रकाश की किरण। और ये प्रकाश की किरण जो है ना साथियों, ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा अलग, चलो ठीक है समझ लेते हैं हम इसी से। अब क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान देना, ये प्रकाश की किरण जो थी ना, ये देखना साथियों, ये प्रकाश की किरण ये परावर्तित होकर जा रही है साथियों, ये परावर्तित होकर जा रही है। अब आप खुद देखना साथियों, अब क्या करना है मैं, कि परावर्तित सतह कौन सी है साथियों, परावर्तक सतह ये है हमारी, ये परावर्तित सतह है, ये लिख दी, देखो परावर्तित समतल सतह लिख दी। परावर्ती सब जो ये कोण है ना, ये कोण कितने का बन रहा है साथियों, ये कोण बता रहा है ये 56 डिग्री का बन रहा है, ये देखो दिया हुआ है इसमें, ये कोण 56 डिग्री कोण पर आपतित होती है। तो साथियों ध्यान देना, इसका मतलब आपतन कोण क्या हो जाएगा, हमारा आपतन कोण ये हो जाएगा, और परावर्तन कोण ये हो जाएगा। और ज्ञात क्या करना है, परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो आप खुद बताओ साथियों, ये कोण कितने का बनता है, ये पूरा ही 90 डिग्री का बनता है ना। मैं और कलर अलग ले लूँ आपके, देखो ये पूरा ही कोण कितने का बनता है, ये पूरा ही कोण 90 डिग्री का बनता है। ये पूरा कोण कितना का बनता है साथियों, ये पूरा कोण 90 डिग्री का बनता है, बनता है कि नहीं बनता, बताओ। यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये बोल रहा है कि ये इतना सा कोण तो क्या है, ये इतना सा कोण तो मैं बता दूं आपको, ये कोण तो कौन सा है, ये तो 56 डिग्री का दे रखा, देखो ये 56 डिग्री का। तो बताओ साथियों, 90 जो है ना, 90 में से क्या घटाओगे आप, 56 घटाओगे, तो कितना बचेगा साथियों, 90 में से 56 घटाओगे तो कितना बचेगा, बताओ, खुद बता दो आप। तो साथियों 90 में से 56 घटाओगे तो तौर पर कितना, 34 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बताओ, 34 बचेगा। तो 34 डिग्री बचेगा। अब ध्यान देना साथियों, ये 34 डिग्री है। और आपको पता है आपतन को परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये कोण अगर कितना है, 34 डिग्री का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, परावर्तन कोण ये भी 34 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 34 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने की कोशिश करना। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये साथियों मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, क्या कि ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। देखो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना और उत्तर देना। एक एक वस्तु पहले लेंस, ध्यान देना, एक वस्तु पहले एक लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर और इसके उपरांत, उपरांत उपरांत का मतलब होता है बाद में, बाद वाले लेंस से ध्यान देना साथियों, बाद वाले लेंस से कितनी है, बाद वाले लेंस से ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दोनों ही स्थितियों में वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन समान है, जिस तो फिर क्या करना है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है साथियों। साथियों बहुत आसान प्रश्न है, देखो ये एलटीसी में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है साथियों। आप क्या करोगे साथियों, देखो एक सूत्र होता है क्या, एफ बराबर क्या होता है साथियों, एफ बराबर होता है R/2। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, इसके लिए R/2 ये सूत्र होता है। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ साथियों, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है साथियों, ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो क्या होता है, एफ जो है ना, एफ बराबर होता है साथियों, एफ बराबर होता है क्या, R/2। अब आपको आर का मान चाहिए साथियों, आर का मान चाहिए, ध्यान देना, ये दोनों जो ये दूरियां हैं ना, इनको जोड़ दो आप। तो आर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 24 + 16, तो कितना हो जाएगा साथियों, 40 से हो जाएगा ये, 40। तो ध्यान देना साथियों, इसका मान रखोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो ये मैंने 40 रखा, 40 में 2 का भाग दिया तो बताओ कितना आएगा। तो आप बोलो कि 40 में 2 का भाग दिया तो 20 आएगा। तो साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 20 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा ये तो। अगले प्रश्न की आज का अगला और लास्ट प्रश्न साथियों आ चुका है आपके सामने। ये आज का लास्ट प्रश्न है साथियों, जानना, और लास्ट प्रश्न तो है इसे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है जिसकी कोई हद नहीं साथियों। तो चलो आज के अंतिम प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने के काम में ली जाती है। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता, पेरिस्कोप बनाना है, देखो पेरिस्कोप बनाना है इसको। तो साथियों ध्यान देना, इसका देखो अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और ध्रुवण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए साथियों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या,
परावर्तन। परावर्तन क्यों? क्योंकि साथियों देखो पेरिस्कोप ऐसी होती है। पेरिस्कोप की मैं संरचना बना के बता दूं आपको। पेरिस्कोप का ये मुंह है, ये मुंह है, और ध्यान देना इसमें यहाँ पे ऐसी होती है। ये थोड़ा मैं इधर बना दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पेरिस्कोप साथियों ऐसी होती है, देखो यहाँ पे बैठे बैठे इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं हम। यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण आती है ना साथियों, यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है। यहाँ पे इस लेंस के द्वारा क्या किया जाता है, इसको मतलब दर्पण के द्वारा इसको परावर्तित किया जाता है। यहाँ से इसको ऐसे ऐसे परावर्तित करके पेरिस्कोप पे काम में ले जाती है, इसलिए इसमें परावर्तन का काम में आता है। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों ईमानदारी से मैं बता दूं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ साथियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथियों ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए सब तरह का एंजॉय कीजिए और आनंद के साथ पढ़ते रहिए। बस पढ़ाई इतनी कठिन भी नहीं है जितनी आप समझते हो, आनंद के साथ पढ़ते रहो, मेरा तो मूल मंत्र यही है बस। इसी के साथ साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करना।